हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। अगर आप घबराए हुए हैं कि मार्केट में आपको क्या करना है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस वॉर की सिचुएशन में किस तरफ मार्केट जाने वाला है, वो चाहे शेयर मार्केट है, गोल्ड एंड सिल्वर या क्रूड ऑयल, तो आज का पॉडकास्ट आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। मेरे साथ पॉडकास्ट में आज हैं मशहूर अर्थशास्त्री शरद कोहली सर। उनके लंबे पॉडकास्ट का ये पार्ट 1 आप लोगों के सामने मैं लेकर के आ रही हूँ आज, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि बहुत जल्द आपके सामने पार्ट 2 भी हो। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। आपने अभी तक बेल आइकन क्लिक नहीं किया है वो भी आप कीजिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पार्ट 1। हेलो एवरीवन, पैसा बोलता है विद एसकेटी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज पॉडकास्ट में मेरे साथ रहने वाले हैं मशहूर अर्थशास्त्री, टैक्स गुरु के तौर पर भी आप उन्हें देखते हैं, शरद कोहली सर। मेरे पॉडकास्ट में दिसंबर महीने में 12 तारीख को शरद कोहली सर ने ये कहा था कि बहुत हद तक संभावना है 2026 में मंदी आएगी। अब यूरोप में, अमेरिका में ऑलरेडी वो दिखाई देना शुरू हो चुकी है, और क्रूड ऑयल जिस तरह भाग रहा है, सोने चांदी का जो हाल हुआ है, और खासकर अमेरिका ईरान युद्ध जिधर को जा रहा है, वो देख करके बड़े से बड़ा अर्थशास्त्री भी इस समय यही कह रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंच रही है। पॉडकास्ट आप गौर से देखिएगा, क्योंकि शरद कोहली सर ने क्लियरली पॉडकास्ट में ये बताया है कि कैसे ट्रंप के एक ट्वीट के पहले बहुत बड़ा खेल गोल्ड मार्केट में हुआ, क्रूड ऑयल मार्केट में हुआ। बहुत से डेटा उन्होंने हमें बताए हैं, समझाए हैं, और खास करके उनकी एक लिस्ट है जो मंदी को लेके टू डू लिस्ट होती है, उन्होंने बना रखी है। उसकी 2 खास पॉइंट भी आपको समझाए हैं। काम का आपको अगर ये पॉडकास्ट लगता है तो जरूर आपके मित्रों तक, रिश्तेदारों तक इसे आप पहुंचाइएगा, क्योंकि मुश्किल की इस घड़ी में, और अगर मंदी धीमे 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 चल के हमारे पास आ रही है, तो ये पॉडकास्ट बहुत से लोगों की मदद करेगा। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कर लूं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन हमारे लिए इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। हमारा फर्स्ट माइलस्टोन जो कि 1 लाख सब्सक्राइबर का है, वो अचीव करने में हमें हेल्प मिलेगी। तो फटाफट से चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और अब मिलवाती हूं आपको शरद कोहली सर से। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। वैसे जब किसी की कही हुई बात सटीक बैठ जाए तो हम उसे शुभकामना देते हैं, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जिस पे मैं शुभकामना दे नहीं पाऊंगी। मैं व्यूवर्स को बताऊं, हमने 12 दिसंबर को शरद कोहली सर के साथ पॉडकास्ट किया था। तब ईरान के ऊपर हमले जैसी कोई बात नहीं थी, तब टेंशन इतनी बढ़ेगी ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन सर की तरफ से तभी ये कहा गया था कि मंदी की पूरी पूरी संभावना है। हालांकि सर आप तब भी चाहते नहीं थे कि मंदी आए। ये प्रॉमिस भी आपने किया था कि मंदी आने वाली होगी तो वो अगले मोड़ पे होगी, आवाज़ में सुन लूँगा तो मैं आऊँगा तुम्हारे पास पहले बताने। तो हम ये माने कि मंदी पिछले मोड़ पे है या अभी थोड़ा और दूर है? शालिनी, मुझे तो ग्रहों की दशा नहीं पता होती, ना मुझे पता राहु केतु कहाँ पर है, ना मुझे पता शनि मंगल कहाँ पर हैं, ना मुझे, तो मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ। मेरी जो भविष्यवाणी थी वो प्योरली आर्थिक विश्लेषण के आधार पर थी, यानी कि इकोनॉमिक एनालिसिस के बेसिस पे थी। और ये युद्ध की तो आप भविष्यवाणी, मुझे तो नहीं पता था कि युद्ध होने वाला है। हालांकि ज़्यादातर लोग ये कहते थे कुछ ना कुछ अमेरिका करेगा, ऐसी बात की जाती थी। युद्ध ना भी होता, मुझे तो तब भी मंदी की आहट सुनाई दे रही थी। आपको याद होगा जो पिछली पॉडकास्ट जिसका आप जिक्र कर रही हैं। तो अब तो क्योंकि युद्ध हो गया है, तो मेरे अनुसार मंदी पहले अगर मोड़ पे थी तो अब आपके दरवाजे पर घंटी बजा रही है। यू नो, इट इज़ रिंगिंग योर बेल कि मैं अब अंदर आना चाहती हूँ और आपको ये खोल के मुझे अंदर लाना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज़ द सिचुएशन। और उसके पीछे कोई भविष्यवाणी नहीं है। अब तो सीधा सीधा जो फैक्ट्स हैं, जो सामने हमारे तथ्य रखे हैं, उसके आधार पर है। आप देखिए ना, कीमतें ऑयल की, क्रूड ऑयल की ले लीजिए, गैस की ले लीजिए, इसकी जो सप्लाई डिसरप्शंस हो रही हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है, देशों के फिस्कल डेफिसिट बिगड़ रहे हैं। अपने पड़ोस में ले लीजिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फ्यूल प्राइसेस कहाँ पहुँच गई। और फ्यूल प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो ये आपको कैस्केडिंग इफेक्ट दिखाती हैं। कैस्केडिंग इफेक्ट या रिपलिंग इफेक्ट, मतलब ये ऐसी चीज़ है जिसके बढ़ने से सब चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं। और अगर दाम बढ़ते हैं तो अगर मैं प्योर इकोनॉमिक्स में जाऊँ तो उससे मांग गिरती है। तो मंदी का सबसे पहला सिम्टम होता है कि मांग गिरने लगती है, यानी कि डिमांड नीचे आने लगती है।
लोग खरीदारी, और आसान भाषा में कहूँ, लोग खरीदारी कम करने लगते हैं। तो अगर लोग खरीदारी कम करेंगे तो मंदी तो आपको सामने दिखाई देने लग जाएगी उससे। और अगर लोग, अब देखिए मैं इसको आपको रिलेट करके बता देता हूँ। अब मान लीजिए लोगों ने सामान कम खरीदा क्योंकि महंगा हो गया। बड़ी सीधा का इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है, तो मेरे ख्याल 11वीं-12वीं में भी जो इकोनॉमिक्स पढ़ता होगा कि अगर डिमांड गिर रही है तो डिमांड गिरेगी तो क्या होगा, जिस दुकान से आप सामान लेने जाते हैं, ऑनलाइन जहाँ भी खरीदते हैं, वो पीछे से उसके पास होलसेलर पे आता है। मैं एक कड़ी बना देता हूँ, एक चेन बनाता हूँ। जिस होलसेलर से वो माल लेता है वो कहेगा भैया भेज दूँ, वो कहेगा नहीं 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 अभी रुक जाओ यार, अभी पहले वाला ही पड़ा हुआ है। दुकानदार अक्सर आपको ये बात कहते सुनाई देते होंगे। अच्छा, वो होलसेलर के पास इकट्ठा होता जाता है, वो पीछे जो स्टॉकिस्ट होता है जिससे वो लेता है, वो स्टॉकिस्ट को कहता है रुक जाओ भैया और मत भेजो एक ट्रक, अभी तो हमारा सामान पड़ा। अब स्टॉकिस्ट पीछे कंपनी के पास जाता है कि कंपनी कहती है भाई आपको इस महीने 3 ट्रक माल बेचना है। वो कहता है सर आगे अभी डिमांड नहीं है। तो क्या आप कंपनी तक पहुँच गए जहाँ वो बन रहा था माल। अब कंपनी क्या करती है, अपनी प्रोडक्शन कम कर देती है। प्रोडक्शन कम करती है मतलब अपनी कैपेसिटी जो है वो नीचे ले आती है। जैसे ही वो कैपेसिटी कम करती है तो उसकी मशीनें जो चल रही होती हैं, उसकी फैक्ट्रीज चल रही होती हैं, वो फैक्ट्रीज पूरी कैपेसिटी पे काम नहीं करती, यानी कि जो लोग वहाँ काम कर रहे थे उनकी नौकरी पे बनाती है। और ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको मर्चेंडाइज का, गुड्स का, यही आप सर्विसेज पे अप्लाई कर लीजिए, इसको आप सब जगह अप्लाई कर दीजिए। तो मंदी का एक और सिम्टम कि नौकरियां जाने लग जाती हैं, नौकरियां, तनख्वाहें कट हो जाती हैं। कुछ फैक्ट्री वाले कहते हैं भैया पहले आप 25,000 रुपये महीना लेते थे, अब हम 25 नहीं दे पाएंगे, मेरी कोशिश है कि आपको नौकरी से ना निकालूं, तो कम से कम नौकरी बनी तो रहेगी, अब 20,000 रुपये आप लेना शुरू कर दो, वगैरह वगैरह। सो फॉल इन इनकम, लॉस ऑफ जॉब, ये सब मंदी के सिम्टम्स बन जाते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है शालिनी कि मंदी लेटेंट फॉर्म में तो आ चुकी है। जिस मंदी की मुझे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी कि मेरी ये भविष्यवाणी, अगर आप 12 दिसंबर के पॉडकास्ट की बात करें, मुझे तो डेट याद नहीं है, मुझे ये ज़रूर याद है कि मैंने आपको कहा था। तो 12 दिसंबर, अभी तो हम मार्च भी ख़त्म नहीं हुआ है, मुश्किल से देखें तो 3-4 महीने हुए हैं कि 3-4 महीने में ये भविष्यवाणी सच हो जाएगी। जबकि मैं चाहता था कि ना सच हो, पर काश मेरे कहने से बात बनती। तो मंदी मेरे हिसाब से आ चुकी है। और आप कहेंगे कि मंदी कैसे आ चुकी है, तो क्या होता है कि जब युद्ध होता है, आप अगर पीछे पुराणों को और पुरानी कथाओं को उठा के देखें, या पुराने पानीपत की लड़ाई, ये वो जो दुनिया भर की बड़ी बड़ी लड़ाई, हल्दी घाटी का युद्ध और महाभारत का युद्ध, तो क्या होता है जब युद्ध खत्म हो जाता है तो फिर एक असेसमेंट किया जाता है कि क्या खोया, क्या पाया। तो मैं नहीं लगा सकता है, पाया तो कुछ होता नहीं, पाया तो जो जीत गया होता है वो कहता है मैंने जीत पाई या वॉटेवर, बट बेसिकली क्या खोया, कितने लोग मरे, कितनी बिल्डिंग्स नष्ट हुई। और इस युद्ध में तो क्या हुआ है शालिनी के जो एनर्जी फैसिलिटीज़ हैं, जो ईरान ने बॉम्बिंग करी है और जो अमेरिका और इज़राइल ने बॉम्बिंग करी है, उसमें स्कूल की बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, एक पाकिस्तान ने करी, पाकिस्तान पे अभी आएंगे, इंटरेस्टिंग बात है, उसने रिहैब सेंटर पर अटैक किया अफगानिस्तान पे, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के आसपास हमले किए गए। वेस्ट एशिया के देश लें हम, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान, कतर, इन देशों में अमेरिकन एम्बेसीज़ के आसपास हमले किए गए। अमेरिकन कंपनीज़ के, दुबई, मुझे याद है मेरी जानकार लोग पीडब्ल्यूसी में काम करते थे, डीआईएफसी एक दुबई फाइनेंस सेंटर है, शेख जायद रोड दुबई में है, वो अपना बोरी बिस्तर उठा के वहाँ से चले गए। सिटी ग्रुप वहाँ से चला गया क्योंकि अमेरिका की कंपनीज थी। तो वो जो नुकसान हुआ, प्लस लोगों की जानें गई, मानते हैं लोगों की जान चली जाती बहुत लोगों की, तो लोगों की जानें गई, सामान का नुकसान हुआ। ये सब आप युद्ध खत्म होने के बाद देखते हैं। युद्ध के दौरान तो ये पता लगता है कि खबर ये नष्ट कर दिया। तो आई थिंक जब पूरा असेसमेंट किया जाएगा इस युद्ध के समाप्त होने के बाद, पहली बात तो अगर समाप्त होता है तो, राष्ट्रपति ट्रंप पे भी आते हैं जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हाँ, तो जब असेसमेंट किया जाएगा तब पता लगेगा कि कितना नुकसान हुआ है, और ये नुकसान तब मंदी में अपना योगदान देगा, क्योंकि आपको पता लगेगा कि वो एनर्जी सेक्टर्स, एनर्जी की फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो नष्ट हो गया वो कब चालू हो पाएगा। क्या वो 2 महीने, 3 महीने, कुछ लोग तो कह रहे हैं 3 से 5 साल लग सकते हैं जो डैमेज हुआ है। तो आई थिंक मंदी की आहट पहले ही सुनाई दे रही थी। और यूरोपियन देशों में तो मंदी, मैंने आपको पहले बताया भी था कि यूरोपियन देशों में कुछ एक में मंदी है, वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और अब जब ये ख़त्म होगा तो हम मंदी का एग्जैक्ट आइडिया लगा पाएंगे। पर अच्छी बात यह है, मैं मान के चलता हूँ कि आपके चैनल के सारे फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स ज़्यादातर भारत से आते हैं। हालांकि आपका अच्छी रीच है, मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत से बाहर भी जो लोग रहते हैं वो लोग भी इसको देखते हैं, पर होंगे भारतीय, क्योंकि हम लोग जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ज़्यादातर भारतीय लोग इसको देखते होंगे। तो मुझे लगता है कि भारत अभी भी
कुछ हद तक इम्यून्ड है। हालांकि प्रधानमंत्री जी की लोकसभा और राज्यसभा की जो भाषण थे 2 दिन में, आपका शायद वीडियो 1-2 दिन में अभी हाल में जो हुआ है, तो उन्होंने 2 बातें बोली। एक बात उन्होंने बोली कि भाई सब लोग कोऑर्डिनेटेड वे में एफर्ट करें, हम सारे सरकारी डिपार्टमेंट कोशिश कर रहे हैं, आम आदमी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राज्यों को और पूरी मंत्रिमंडल की मशीनरी को और प्रशासन की मशीनरी को। पर जो उन्होंने दूसरी बात बोली वो हमें सरकारी तंत्र से पहली बार सुनाई थी कि जैसी जब हम में लड़ सकते हैं तो हम इसका भी सामना कर सकते हैं। मैं तथ्य बोल रहा हूँ, मैं वर्बेटिम जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। इसका मतलब कि देश के सबसे उच्च पद पे बैठे व्यक्ति को, यानी कि प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने अपने मुंह से पहली बार किसी सरकारी व्यक्ति ने ये स्वीकार किया कि ये संकट गहरा सकता है और ये आम आदमी के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। अब यहाँ पर मंदी की अभी उन्होंने बात नहीं करी, उन्होंने तो गैस शॉर्टेज, फ्यूल शॉर्टेज की बात करी, सप्लाई चेन डिसरप्शंस की बात करी। अभी यहाँ पर मंदी की बात नहीं करेगी। हम जिस मंदी की शालिनी बात कर रहे हैं वो मंदी मैं अदर देन इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए लोगों को इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ आएगी तो हमारे यहाँ बाद में आएगी, क्योंकि हम उसका बड़ी सीधी सी वजह यह है क्योंकि हमारी ग्रोथ की रफ्तार तेज़ थी इन देशों से। हम तो यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली की 0.2%, 0.7%, 0.8%, अमेरिका की झूठ मूठ की कोई 1.4% जो उसकी बात कर रहे हैं, पर भारत में 7% इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी माना कि इतनी है। अब कोई ये कह सकता है भाई कहाँ है, हमारी तो नौकरी नहीं है, यहाँ तो गरीबी है, वो एक अलग पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाता है, उसको एक तरफ रख के। पर हम जो हेडलाइन नंबर्स हैं उन पे अगर हम खाली बात करें तो मुझे लग रहा है इंडिया में थोड़ा सा अगर आई तो उसका इफेक्ट तो होगा, ये तो हो नहीं सकता, वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल विलेज, उसका असर होगा, पर इंडिया में देर से होगा। पर कुल मिला के मुझे लगता है वैश्विक मंदी आ चुकी है। 110 ट्रिलियन डॉलर की ग्लोबल जीडीपी शालिनी है, यानी कि इस पूरे देश में, पूरे दुनिया में 800 करोड़ लोग रहते हैं, आपको और मुझे मिला के। उन 800 करोड़ लोगों की जो जीडीपी बनती है वो 110 ट्रिलियन डॉलर के करीब बनती है, और 350 ट्रिलियन डॉलर का उधार इस दुनिया के ऊपर है, यानी कि 3 गुना उधार इस दुनिया ने ले रखा है। तो एक तो पहले ही उधार था, ऊपर से स्लो डाउन यूरोप और अमेरिका में पहले से ही था, ऊपर से सोने पे सुहागा ये युद्ध हो गया। तो आई थिंक अगर कोई, देखिए आप मंदी क्या है, आप मंदी को अगर स्वीकार नहीं करते हैं ऐसे देश, तो हम आपको ज़बरदस्ती तो कह नहीं सकते कि आप तो मंदी में हैं, आप मानिए ना मेरी बात को, हाँ करिए। हम तो एज एन इकोनॉमिस्ट मैं तो आंकड़े देखता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि उस देश में लोगों को नौकरी कितनी जल्दी मिल रही है, मैं ये देखता हूँ कि उस देश में क्या बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, मैं ये देखता हूँ कि उस देश में क्या बहुत सारे बेरोज़गार लोग घूम रहे हैं, मैं ये देखता हूँ कि क्या उस देश में निवेश उतनी स्पीड से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम इसके आधार पर ये आकलन करते हैं। अब कोई बड़ा आसान इसका एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति कहता है मेरा शरीर गर्म है और मेरा शरीर टूट रहा है और मेरा भूख भी नहीं लग रही है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, बहुत वीकनेस फील हो रही है और शरीर बहुत गर्म फील हो रहा है, और पर आप थर्मोमीटर मत लगाइए, मुझे बुखार नहीं है। तो भाई हम तो कहेंगे आप थर्मोमीटर लगा के बताइए ना आपको बुखार है कि नहीं। ठीक बात, कितना है वो भी बताइए। हाँ, बताइए ना। हाँ। आप थर्मोमीटर ही नहीं लगाने देंगे किसी को, पर तो अब ये तो है नहीं ना कि बुखार आपके पास से चला जाएगा। ठीक ऐसी ही सिचुएशन ये जो सो कॉल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो अपने आप को विकसित कहते हैं, मैं इसलिए ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये विकसित मुझे लगता है थे, अब ये विकसित नहीं है। आप घूमने जाते होंगे, यूरोप जाते होंगे, अमेरिका जाते होंगे, आपको चमकती हुई रोड और बिल्डिंग्स दिखती होंगी, पर वो एक ज़माना था जब ये बनी थी और तब से ये बनी पड़ी हैं। विकसित देश का मतलब है जहाँ हर व्यक्ति समृद्ध होना चाहिए, नौकरी मिलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप आज क्वालिफाई हुए, आपको नौकरी मिल गई, पर अगर नौकरी के लिए दीवारों में सर मारना पड़ रहा है तो मैं उसको विकसित देश नहीं मानता हूँ। पिछले पॉडकास्ट में मैंने ये भी आपसे पूछा था कि मंदी अगर आई तो क्या वो 2008 की मंदी से ज़्यादा बड़ी होगी। आप जो आंकड़े फ़िलहाल में खंगाल रही थी सर आपके आने के पहले, क्योंकि हम तो एक यील्ड मार्केट के बारे में बहुत सुनते हैं ना, और जैसा आपने कहा भी कि भाई जो 12वीं तक भी जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी वो भी ये डिमांड एंड सप्लाई वाला जानता होगा। तो हम तो यही जानते हैं कि यील्ड अगर बढ़ रही है तो शायद बाजार में डर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आंकड़ा जब मैंने देखा तो ये पाया कि ब्रिटेन में यील्ड 2008 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है, अमेरिका में 10 साल के सबसे ऊपर स्तर पर है अमेरिकी ट्रेजरी डील की, और यही अगर हम यूरोप के भी कुछ देशों की, जर्मनी, फ्रांस में भी यही हाल है। तो ये जो डेटा है, और ख़ास करके ब्रिटेन का 2008 के बाद सबसे ऊंचा होना,
तो अब क्या उधर हम बढ़ रहे हैं कि 2008 से ज़्यादा बड़ी मंदी आएगी? आप जिस यील्ड की बात कर रही हैं वो उसको हम बॉन्ड यील्ड कहते हैं, और मैं अमेरिका की लेता हूँ क्योंकि बेंचमार्क उसी को लिया जाता है। इस समय वो 4-4.5 के बीच में घूम रही है। यील्ड बढ़ने का मतलब है शालिनी, इनफैक्ट ये कारण गोल्ड सिल्वर पर भी इम्पैक्ट करता है, आप जब भी उसकी बात करना चाहेंगी तो यील्ड बढ़ने का मतलब है कि हम महंगाई बढ़ने की बात कर रहे हैं। और इकोनॉमिक्स में एक टर्म होता है जो यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। ये दो शब्दों को मिलाकर बनता है, स्टैग्नेंसी और इन्फ्लेशन, और बहुत ही खतरनाक होता है। इससे तो सिंपल मंदी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक तो ग्रोथ नहीं होती और ऊपर से महंगाई बढ़ रही होती है। यानी कि आपको दोनों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है। एक तरफ आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, दूसरी तरफ आप जो खर्च कर रहे हैं वो बजट बढ़ता जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं दोनों तरफ से आप हिट कर रहे हैं। मंदी आई तो खाली इनकम गिर रही है ना, तो हाँ। इनकम गिर रही है, उधर सामान भी सस्ता होता जाता है। तो चलिए थोड़ी इनकम गिरी, थोड़ा सामान सस्ता हुआ तो कुछ काम चल गया। पर ये स्टैगफ्लेशन बहुत खतरनाक है। स्टैगफ्लेशन में एक तरफ आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, इनकम गिर रही है या नौकरी, और दूसरी तरफ महंगाई भी बढ़ रही है। तो मुझे ये स्टैगफ्लेशन वाली सिचुएशन लग रही है कि बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना और ऊपर से इनकम्स का ना बढ़ना। जॉबलेस क्लेम्स अमेरिका में आप देखें इस समय बेहिसाब बढ़ रहे हैं। और देखिए कोई नहीं स्वीकार करेगा, जैसे मैंने कहा बुखार आप थर्मामीटर लगाने नहीं देंगे तो ये कह देंगे मुझे बुखार नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि सारे सिम्टम्स बुखार के हैं, पर थर्मामीटर मैं नहीं लगाने, या मैं थर्मामीटर ना अपना लगाऊंगा। जो थर्मामीटर मेरे पास है मैं तो बताऊंगा आपका मेरा 98.4 है इस टाइम। अरे भाई फिर 98.4 है तो फिर आपका शरीर तप क्यों रहा है? हाँ। आपका शरीर टूट क्यों रहा है? वो तो मैं धूप से आया था आपसे, तो हाँ, तो आपसे खड़ा क्यों नहीं हुआ जा रहा? आपको भूख क्यों नहीं लग रही है? और जो भी सिर दर्द क्यों हो रहा है, जो भी बुखार के सिम्टम्स होते हैं, तो फिर आप थर्मामीटर हमें लगाने दीजिए ना। आप तो अपना थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं, तो आपका थर्मामीटर 98.4 बता रहा है, हमें आप वो थर्मामीटर देखने नहीं दे रहे। तो जस्ट बिकॉज आप बोल दें कि मंदी नहीं आई है तो हम कैसे मान लें कि मंदी नहीं आई है, क्योंकि बाकी सिम्टम्स सारे बुखार के हैं। दिस इज वेयर वी स्टैंड। आपने गोल्ड एंड सिल्वर के लिए कहा कि जब मैं उसके ऊपर आऊँगी आप तब बताएंगे कि कैसे ये दोनों कनेक्टेड हैं। मैं वो भी समझना चाहती हूँ। और बड़ी बात ये भी सर कि फिर इकोनॉमिक्स का 12th स्टूडेंट भी ये जानता है कि जब भी युद्ध जैसी सिचुएशन बनेगी, जब भी मार्केट में डर होगा, जब भी ये लगेगा कि शेयर मार्केट तो क्रैश होने वाला है, तब गोल्ड बढ़ेगा। सेफ हेवन गोल्ड को इसीलिए नाम ही दिया गया है। ये पहली बार युद्ध में शायद हम लोग देख रहे हो, अगर पहले कभी हुआ हो तो आप बताएंगे कि ये पहली बार युद्ध में हम देख रहे हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर सिर्फ एक दिन के लिए बढ़ा, फिर उसके बाद डाउन हो जाता है, फिर जरा सा थोड़ा सा बढ़ता है, लेकिन जितना बढ़ रहा है उससे तो ज़्यादा कम हो रहा है। और इनफैक्ट आंकड़े ये बता रहे हैं कि एक हफ्ते की मंदी जो पिछले हफ्ते आई है वो 1983 के बाद गोल्ड में अब आई है। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि युद्ध हुआ जब शालिनी, तो युद्ध हुआ बदकिस्मती से। युद्ध तो खैर हमेशा ही बदकिस्मती से होता है, पर गोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो हुआ खाड़ी इलाके में। और खाड़ी इलाका ये वो इलाका है जहाँ से दुनिया की क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। और देखिए अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ जो शायद कम लोग जानते होंगे। जब भी कोई देश युद्ध में जाता है तो उसकी करेंसी कमज़ोर होती है। हाँ। क्योंकि वो देश तो युद्ध में उसका पैसा खर्च हो रहा है, और जो देश युद्ध में है वहाँ ना तो निवेश आता है, ना वहाँ कंपनीज अपना बिजनेस शुरू करने, जिसने बिजनेस शुरू भी करना वो टाल देता है, रुक जाओ भैया अभी तो लड़ाई में है वगैरह वगैरह। तो अब डॉलर 60-70% काम दुनिया का बदकिस्मती से डॉलर में होता है। अब क्रूड ऑयल जो $70 पे था युद्ध से पहले, वो एक समय $120 पहुँच गया। यानी कि मुझे अगर एक बैरल के $70 देने पड़ते थे तो मुझे अब $120 देने पड़ते हैं, $50 फालतू। इसका मतलब देखिए सिलसिलेवार तरीके से मैं इसको गोल्ड से कैसे कनेक्टेड है। तो जब डॉलर ज़्यादा देने पड़े तो मुझे डॉलर ज़्यादा चाहिए क्रूड ऑयल को अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। तो जब मुझे डॉलर ज़्यादा चाहिए तो जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो डॉलर अगेंस्ट डॉलर इंडेक्स, आपको याद होगा मैंने डॉलर इंडेक्स का पहले जिक्र किया था, 6 करेंसीज उसमें आती है। मैं करेंसीज का नाम फिर से ले लेता हूँ क्योंकि ये समझना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें ब्रिटिश पाउंड, यूरो, जापानीज येन और स्विस फ्रैंक, ये 4 मुख्य करेंसीज हैं। 2 सब्सिडरी करेंसीज है, कनेडियन डॉलर और स्वीडिश क्रोमा। इन 6 को मिला के एक बास्केट बनती है, उसको हम डॉलर इंडेक्स कहते हैं। इसको डॉलर के अगेंस्ट नापा जाता है। तो ये डॉलर इंडेक्स ऐसा पैमाना है, ये गोल्ड के साथ सीधा कनेक्टेड है। और आपने जो बॉन्ड यील्ड्स कहा उससे कनेक्टेड है, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगी तो गोल्ड पर प्रेशर पड़ेगा। अब डॉलर की डिमांड बढ़ने का मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ कि डॉलर की डिमांड बढ़ने की ये मतलब नहीं है कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है।
डॉलर की क्वांटिटी हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमें अब $120 देने पड़ रहे थे क्रूड ऑयल के लिए। आज भी जब हम बात करें तो $97-98 पे, एक आध दिन में शायद आपका पॉडकास्ट लाइव हो तो ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि जिसके मैं पहले $65-70 दे रहा था, अब मुझे $100 से ऊपर देने पड़ रहे हैं। तो डॉलर की डिमांड ज़्यादा होने से डॉलर इंडेक्स बढ़ गया। जैसे ही डॉलर इंडेक्स बढ़ा तो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गई। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने से लोग क्या करते हैं, अब मैं सोने चांदी को बिल्कुल खोल के यहाँ बताऊंगा कि हुआ क्या। तो लोग सोचते हैं कि जो अमेरिका की बॉन्ड यील्ड्स हैं, फिक्स्ड टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो अब ज़्यादा सेफ है, तो लोगों ने गोल्ड सिल्वर को लिक्विडेट कर कर, ये लोग कौन है, ये लोग वो नहीं है शालिनी जिनके घरों में गोल्ड रखा है, ये लोग वो लोग नहीं हैं, ये लोग हैं HSBC, JP मॉर्गन, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास बड़ा गोल्ड रखा हुआ है, वो लोग गोल्ड को थोड़ा लिक्विडेट करना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़े तो वो लोग हैं जो सटोरिये हैं, जिनको हम स्पेकुलेटर्स कहते हैं, जो कॉमेक्स पर ट्रेड करते हैं, उन्होंने धड़ाधड़ गोल्ड को और सिल्वर को बेचना शुरू कर दिया। उनको लगा कि बॉन्ड यील्ड अब बढ़ गई है, डॉलर इंडेक्स बढ़ गई है, तो आप देखिए गोल्ड का खेल $4000 पर चला गया था। मैं बात कर रहा हूँ जिस दिन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हिट करने की बात हो रही थी, और आज अब हम बात कर रहे हैं फिर 4500 से ऊपर हो गया है। हाँ। इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी कि 10% ऊपर नीचे जाना मात्र 2-3 दिन में, एक दिन में 10% नीचे गया, दूसरे दिन में 10% से भी ज़्यादा वापस ऊपर चढ़ गया। तो इस समय जो मूवमेंट है गोल्ड की, और प्लस ETFs भी क्या करते हैं, कुछ बेचना शुरू कर देते हैं। जिन्होंने $3000 $3500 पे लिया था, वो कहते हैं चलो भाई थोड़ा मुनाफा होगा, $4000 $4.5 पे बेच के बाहर हो जाओ, कम से कम सेफ हो जाओ। उधर सटोरिये इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ये ट्वीट किया कि हम 5 दिन के लिए इस युद्ध को एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सीज फायर कर रहे हैं, बहुत बड़ा पीछे एक खेल हुआ। उससे 15 मिनट पहले मैं क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स देख रहा था, मैंने वॉल्यूम्स देखी। इस घंटे और इस मिनट जब उन्होंने एक घोषणा करी, उससे पहले इस घंटे और इस मिनट पे शालिनी नॉर्मली 7 लाख क्रूड बैरल्स फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड होते थे इस घंटे और इस मिनट, एक आम दिन में। उस ट्वीट से 15 मिनट पहले 70 लाख, यानी पहले 7 लाख, 70 लाख क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स ट्रेड हुए। और जो लोग शॉर्ट सेलिंग नहीं जानते, यानी कि आप तो क्रूड ऑयल में डील नहीं करती, मैं नहीं डील करता हूँ, मैं भी अगर चाहूँ तो MCX में क्रूड ऑयल में ट्रेड कर सकता हूँ। हाँ। मैंने तो बैरल आज तक शायद आपने देखा भी नहीं होगा कैसा बैरल होता है, तो मैं उसको शॉर्ट सेल भी कर सकता हूँ। शॉर्ट सेल मतलब मेरे पास क्रूड ऑयल नहीं है, हाँ। मैं जाके मैं कहूँगा मैंने एक लॉट बेचा, पर मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी से पहले उसको स्क्वायर अप करना पड़ेगा, वरना मुझे बाजार से कहीं से लाके क्रूड ऑयल की डिलीवरी देनी पड़ जाएगी। तो आप बेचा फ्यूचर्स में, शॉर्ट सेल किया, और जैसे ही प्राइस गिरी 15 मिनट बाद ट्रंप साहब का ट्वीट आ गया और $580 बिलियन और $580 मिलियन से भी ज़्यादा का ये ट्रेड हुआ। और उसके फ़ौरन बाद जैसे ये ट्वीट आया, उन्होंने उसको स्क्वायर अप कर दिया, यानी कि उन्होंने अपने सौदे काट दिए शॉर्ट सेलिंग करके, और मैं आसान भाषा में कहूँ तो मुनाफा कमा लिया। यानी पहले से किसी को मालूम था कि ट्रंप साहब ऐसा ट्वीट करने वाले हैं? तो वरना अगर ऐसा नहीं होता तो 7 लाख इस घंटे और इस मिनट में और इस दिन पे नॉर्मली क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स ट्रेड होते थे, उस 70 लाख कैसे हो गए, 10 गुना कैसे बढ़ गए? तो इतना बड़ा खेल। अब मैंने यह एग्जाम्पल क्यों दिया, गोल्ड में भी ऐसे ही हुआ। ये गोल्ड जो 1,30,000 प्रति 10 ग्राम नीचे चला गया था, वो सडनली शूट करके 1,40,000 पार कर गया, यानी कि $4,000 तक पहुंचने की नौबत आ गई थी। 4,000 आपको याद होगा, ये बात है जिस दिन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करने की बात हो रही थी। 48 आवर में आज जब हम बात कर रहे हैं फिर 4,500 से ऊपर है। तो जो क्रूड में शॉर्ट सेलिंग करी, यहां पर बाइंग करी गई। और अब आप खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। अब मैं शेयर मार्केट्स पे आता हूँ। डाउ फ्यूचर्स, S&P फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, आपने देखा होगा 700 पॉइंट की डाउ में एकदम से उछाल आई जैसे ये घोषणा करी गई। तो मुझे लग रहा है कि किसी एक व्यक्ति के स्टेटमेंट पर वो बेचारा छोटा निवेशक जो अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई लेके टेक्निकल एनालिसिस करता रहता है, फंडामेंटल एनालिसिस करता रहता है, इतनी रिसर्च करता है, वीडियोस देखता है, शालिनी की पॉडकास्ट देता है, SKT पॉडकास्ट देता है, एक्सपर्ट्स को सुनता है, किसी एक व्यक्ति के झूठ या सच पर, मैं नहीं कहता झूठ था सच था, और झूठ सच की बात आई है तो आपकी इजाज़त से हाँ सर, मैं वॉशिंगटन पोस्ट की एक आर्टिकल यहाँ कोट करना चाहूँगा। ये मेरे शब्द नहीं है, मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। जब ट्रंप साहब अपने फर्स्ट टर्म में थे, ट्रंप 1.0, यानी कि 2016 से 2020 तक,
उन्होंने 30,573 झूठ बोले। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वॉशिंगटन पोस्ट कह रही है, आप खोल के देख सकते हैं। फॉल्स क्लेम्स इसको 30,573 झूठ बोले पहले साल में, 6 झूठ प्रतिदिन, यानी 2016 में, 2016-17 में, 2017-18 में 16 झूठ प्रतिदिन, 18-19 में 22 झूठ प्रतिदिन, और 2019-20 में जो उनका आखिरी टर्म था 39 झूठ प्रतिदिन। कुल मिला के ये जोड़ लीजिए आप, ये 30,573 झूठ आते हैं। ये मेरा एक डेटा नहीं है, ये वॉशिंगटन पोस्ट का डेटा है, आप इसको गूगल करके निकाल के देख सकते हैं। ये डेटा कब दिया उन्होंने? ये डेटा अभी निकाला है, सेकेंड टर्म में? हाँ, अभी नहीं, ये फर्स्ट टर्म का है। नहीं, अभी सेकंड टर्म की तो गिनती चल रही है। सेकंड टर्म जब चल रहा है ट्रम्प का, ये डेटा तब आया है, जब भी आया, शायद पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया होगा। तो अब उन्होंने कहा कि मैंने ईरान वालों से 2 दिन से मेरी बात चल रही है, तो मैं तो बात कर रहे हैं, मुझे प्रेजेंट आया है, एक बहुत अच्छा गिफ्ट आया है, ईरान ने मुझे गिफ्ट किया है। क्या चीज़ गिफ्ट करी है मुझे तो नहीं पता, बताऊंगा नहीं किसी को क्या गिफ्ट किया है। ही सेड, उनको पूछा गया, बताइए तो सही कि आखिर क्या गिफ्ट दिया ईरान ने, जिनकी आपने पूरे देश ध्वस्त कर दिया, जिनके आपने टॉप 40, कभी आपने सुना है कि मेरी देश के टॉप के 40 लीडर मारे जाएं और मैं आपको आके गिफ्ट करूं? ये तो गांधीगिरी में भी नहीं आता है। ठीक बात। ये कौन सा कहाँ का, पर मैं गिफ्ट बताऊंगा नहीं किसी को। 2 दिन से मेरी बात चल रही है, और ठीक 2 दिन पहले 48 घंटे की उनको डेडलाइन धमकी दी कि मैं 48 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, वरना तुम्हारे पावर प्लांट्स को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। उन्हीं 2 दिन में वो कहते मेरी बातचीत चल रही है। ईरान के एक भी ऑफिशियल ने इसको रेटिफाई नहीं किया। ईरान ने बढ़ के बोला किसी से बात नहीं चल रही, वो डर के पीछे हट गए। तो मुझे लगता है, और ये मैंने ये यहाँ पर इसलिए कोट किया, बात तो गोल्ड सिल्वर की चल रही थी, इसलिए मैंने कोट किया शालिनी के, मैंने कहा ना, किसी एक व्यक्ति के इस प्रकार के बयान देने से इतना बड़ा उलटफेर स्टॉक मार्केट, गोल्ड सिल्वर मार्केट, क्रूड ऑयल मार्केट में हो जाता है। तो ये क्या है? क्या छोटा निवेशक खाली इन लोगों की तरफ देखता रहे, इनके ट्रूथ सोशल को देखें अब क्या आता है और हम खरीदें के बेचें? ये कैसा खेल है? मैं समझता हूँ कि दुनिया का जो विश्वास है शेयर मार्केट पर, गोल्ड सिल्वर मार्केट पर, क्रूड ऑयल पर, और क्रूड ऑयल, अच्छा एक बात और देखिए कि क्रूड ऑयल की जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट क्या जब मैंने घोषणा करी तो एकदम से क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, एकदम से सब ठीक हो गया? यानी कि अब तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी, अब तो ये हो जाएगा, अब ऐसा होगा, इतने महीने बाद ऐसा होगा। तो आप देखिए कि ये मार्केट्स कितनी जल्दी डिस्काउंट करते हैं शालिनी ऐसी स्टेटमेंट। वो घटना घटी नहीं होती अभी, हाँ। खुल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उसके आधार पर ये मार्केट मूव करना चाहिए। तो गोल्ड सिल्वर की जहाँ तक बात करें तो अभी मुझे लगता है शालिनी कि ये मूवमेंट आर्टिफिशियल है। ये जो गोल्ड सिल्वर को आपको उतार चढ़ाव दिख रहा है, ये असली नहीं है। असली नहीं से मेरा मतलब ये फंडामेंटल से इसका वास्ता नहीं है। ये एक न्यूज़ फ्लो पर आधारित मूवमेंट है, ये एक इवेंट पर, गंदे इवेंट पर, लड़ाई चल रही है ना, उस पर आधारित है। ये किसी ऐसे व्यक्ति की दी गई स्टेटमेंट्स पर आधारित है, ये सेंटिमेंट्स पर आधारित है, और ये सट्टेबाजों पर आधारित है। जैसे ही ये सेंटिमेंट छटेगा, ये लड़ाई छटेगी, मैं कहता हूँ लड़ाई अगर हमारे आपके कहने से तो नहीं छटेगी, चलती भी रहे, क्रूड ऑयल अपने थोड़े से नॉर्मल लेवल, हालांकि मैं मानता हूँ क्रूड ऑयल वो पहले वाले लेवल पे आने में वक्त लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारा एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर परमानेंटली डैमेज हो चुका है, या 3 से 5 साल के लिए कम से कम। तो हो सकता है क्रूड ऑयल अब वापस 70 पे तो पता नहीं कब आएगा, पर अगर क्रूड ऑयल 80 तक भी आ जाता है तो आपको गोल्ड यहाँ से वापस $5,000 तक मूव करता दिख सकता है। पर जैसे जैसे ये चीज़ें फेस आउट होंगी, अब क्यों ऊपर जाएगा, क्यों फंडामेंटल स्ट्रांग है? क्योंकि डॉलर की वजह से गोल्ड गिरा है। मैंने आपको अभी कड़ी जोड़ के दिखाई कैसे A-B-C-D कहाँ जाके कनेक्ट हो रहा है, राइट। और डॉलर मजबूत नहीं है। इस युद्ध के बाद मुझे ऐसा लगता है कि डॉलर और कमज़ोर होकर निकलेगा, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था और कमज़ोर होकर निकलेगी। और ट्रम्प साहब का, आपको याद होगा मैंने आपके एक पॉडकास्ट में मैंने एक शब्द यूज़ किया था जो मीम सोशल मीडिया पे चलता था, टैको। ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, TACO। आपने देखा, ही वॉन्ट्स टू पुल आउट, चाहे मिडल ईस्ट देशों के दबाव में। उनकी अपनी अप्रूवल रेटिंग, अमेरिका में एक सर्वे हुआ है, एजेंसी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, 60% लोग इस युद्ध के फेवर में नहीं हैं। प्राइमरीज अमेरिका में शुरू हो चुके हैं। अमेरिका में जब इलेक्शन होते हैं तो वहाँ प्राइमरीज पहले शुरू हो जाते हैं, नवंबर में मिड टर्म, उनकी अप्रूवल रेटिंग गिर चुकी है, उनकी
अर्थव्यवस्था और ज़्यादा गर्त में जा रही है, महंगाई वहाँ बढ़ने लगी थी, गैस गैलन वहाँ पर गैलन में नापते हैं, पेट्रोल डीजल नहीं गैस बोलते हैं, तो वहाँ पर गैस की प्राइसेस बढ़ने लगी थी। ये सारे दबाव में आके उन्होंने ये जो सारा किया है, मेरे से तो बात चल रही है, पता नहीं किससे भूत है, जिन है, किससे बात चल रही है, कौन व्यक्ति है ईरान का जो उनसे बात कर रहा है, क्योंकि ईरान की जो लीडरशिप है मुझे लग रहा है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि ईरान में अब कहते खमेनाई तो पता नहीं जिंदा है कि नहीं है, पर मेरी किसी से बात चल रही है। हाँ, कल तो उन्होंने खुद को जीता हुआ भी घोषित कर दिया। हाँ, मैं जीत गया। मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाइलेशन किया है शालिनी। मैंने क्या किया, 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था, तो कभी मौका लगा तो बताएंगे, क्योंकि अभी तो ट्रम्प साहब बने हुए हैं अपनी सीट पर। तो मैंने लिस्ट बनाई कि सुबह वो युद्ध जीत जाते हैं, दोपहर को कहते हैं मैं और ज़्यादा अटैक करूँगा, तीसरे शाम को बोलते हैं कि भाई नेटो कंट्रीज़ तुम डरपोक हो, तुम कावर्ड हो, तुम तो बिल्कुल आगे आते नहीं हो, फिर कहते हैं हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, फिर अगले दिन सुबह कहते हैं हम जीतने वाले हैं, फिर दोपहर को कहते हैं अच्छा नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे तो हम कब्जा कर लेंगे। अरे भैया आप क्या करना चाहते हो, एक ही बार बता दो ना आप क्या करना। तो मुझे लगता है ऐसा हमारे में कहा जाता है, मैं छोटा था तो मेरी दादी जी मुझे बताती थी कि जो व्यक्ति बार बार झूठ बोले ना उसकी बात पे लोग विश्वास करना बंद कर देते हैं। और मैं तो बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शालिनी बोलता हूँ, मेरे दिन में 7-8 शो अलग अलग टेलीविज़न चैनल्स वगैरह पे भी होते हैं। मैं वहाँ इस बात से शुरू करता हूँ, जब मेरे से सवाल पूछा जाता है कि ट्रम्प साहब ने अब ये बोला, मैंने कहा भैया प्लीज़ मुझे ट्रम्प साहब की बात पे व्यक्तिगत रूप से अब विश्वास नहीं है। वो हमारे जब तक हम उनके एक वक्तव्य पे आपसे टिप्पणी लेंगे तब तक उनकी कोई दूसरी बात। आप तो पंजाबी हैं, तो और पंजाबी में मैं भी पंजाबी हूँ, तो मुझे पंजाबी में मेरी दादी जी बोला करती थी, वो तवे पे भी बैठ के कहते मैं नहीं यकीन करांगे। तो मुझे लगता है कि आई पर्सनली डोंट ट्रस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली ये मार्केट्स, क्रूड की, गोल्ड सिल्वर की, स्टॉक मार्केट्स, ये सारी अभी उन्हीं के मूवमेंट पे चल रही है। ये तो हम बहुत दिन से बात कर रहे हैं कि ट्रम्प साहब को देखते रहिए, जब तक वो बने हुए हैं तब तक आपको तो आई थिंक लॉन्ग टर्म ट्रेंड, मूल मुद्दा ये है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड गोल्ड का अभी भी बुलिश है, और गोल्ड एक रेयर कमोडिटी है, धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। इसकी वैल्यू जैसे जैसे डॉलर कमज़ोर होगा, जब असलियत सामने आएगी, जब ये युद्ध के बादल छटेंगे, या कम से कम जब ये क्रूड ऑयल के बादल छटेंगे, तो धीरे धीरे आपको डॉलराइजेशन और डॉलर की कमज़ोरी गोल्ड को अपने आप, तो मुझे ऐसा लगता है शालिनी, हालांकि निवेश की सलाह तो आपको अपने रजिस्टर्ड प्रोफेशनल से ही लेनी पड़ेगी, और थोड़े दिन में तो हमको शालिनी भी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल दिख सकती हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप थोड़ा थोड़ा करके लें। दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एंटर गोल्ड। जिन लोगों को फोमो था उनका फोमो हट जाना चाहिए। कहाँ $5600 जब लोग खरीदने में घबरा रहे थे, अरे भैया और क्या चाहिए आपको, $4500 पे आ गया, वहाँ से 20% के करीब की करेक्शन हो गई। तो आई थिंक इट इज़ अ गोल्ड। 1,80,82,000 से गिर के जो 1,30,000 पे आ गया, आई थिंक जो लोग ये शिकायत करते थे कि हमें तो महंगा हो गया, बस निकल गई, तो बस मुड़ के वापस आ गई आपके द्वारे पे। राइट, चढ़ जाइए ना। अभी भी आप सोच रहे हैं कि पिछले स्टेशन पे जाएगी, लौट के आएगी, पर उनको लगता है ये और पीछे चली जाएगी। और मैं इस बारे में एक बहुत अच्छी आपने बात उठाई। इसमें हम लोग फाइनेंशियल मार्केट्स में एक टर्म यूज़ करते हैं कि डाउनसाइड रिस्क क्या है और अपसाइड प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। डाउनसाइड रिस्क मेरे हिसाब से शालिनी करीब 5-7% का है, यानी कि इससे और, क्योंकि अगर 5 दिन बाद जो ट्रम्प साहब के ये जो एक तरफा घोषणा है, 5 दिन बाद मान लीजिए फिर बॉम्बिंग शुरू, बाय द वे ईरान अपनी बॉम्बिंग कर रहा है, हाँ। और इजराइल की भी बॉम्बिंग चल रही है। शायद ट्रम्प साहब पीछे हटना चाहते हैं और इजराइल ईरान को उनके हाल पर छोड़ देना चाहते हैं। अगर 5 दिन बाद ये दोबारा शुरू हो गया और क्रूड ऑयल का ये जो संकट है ये बन गया, फिर से बन गया, तो गोल्ड पे और प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ेगा, जैसे मैंने कहा डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। डॉलर की डिमांड मजबूरी में बढ़ रही है क्योंकि ट्रेड ही डॉलर में होता है, तो फिर उससे गोल्ड पे प्रेशर आता है। तो डाउन साइड रिस्क मुझे लगता है 5-7% का है, पर अपसाइड प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि क्या है कि आपको बॉटम ढूंढना बहुत कठिन है। अब कैसे मुझे पता लगेगा कि $4000 पे मैं घुसूं, या मैं 4100 पे घुसूं, या मैं 1 लाख, चलिए 10 ग्राम की बात करते हैं, रुपए की बात करते हैं, मैं 1,30,000, 1,40,000, 1,45,000, 1,50,000 में कहाँ घुसूं, ये किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि या तो आपके ट्रम्प साहब के तरफ से आप अंतर्यामी बन जाइए कि वो क्या करने वाले हैं। सो आई थिंक द बेस्ट वे इज़ कि आप थोड़ा थोड़ा करके और हर लेवल पर इसको इकट्ठा करते रहिए। एंड आई थिंक इन अबाउट 2 years टाइम यू विल फाइंड कि आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो। और आपको याद होगा आपके पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि लॉन्ग टर्म 2 से 5 साल है, तो अभी तो आपकी हमारी पॉडकास्ट को किए हुए मात्र 3 महीने हुए हैं, तो वो 2 साल का टाइम बीतने दीजिए, फिर आप मुझे क्वेश्चन करिएगा कि आपने कहा था कि 2 साल तो ये तो क्या हो रहा है, ये तो वो हो रहा है। तो आई थिंक
आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, गोल्ड के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी।